नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। मंडे मॉर्निंग किस तरह के क्यूज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिल रहे हैं, सबसे पहले आइए बुलेटिन में कर लेते हैं उसकी चर्चा। गिफ्ट निफ्टी के साथ करेंगे शुरुआत। यहां पर कुछ सुस्त शुरुआत होती हुई दिखाई दी है। 70-72 अंक कमजोर है। डाउ फ्यूचर्स में 40-41 अंकों की कमजोरी और नास्डैक फ्यूचर्स फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 पॉइंट्स के आसपास की कमजोरी दिख रही है। एशियन मार्केट्स में हालांकि हम देखें तो कुछ पॉकेट्स में अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है, से अधिक की मजबूती दिखा रहा है। और दूसरे भी जितने मार्केट्स धीरे धीरे करके खुल रहे हैं वो या तो बिल्कुल सपाट हैं या फिर कुछ हरे निशान में खुलने का प्रयास कर रहे हैं। उठापटक कमोडिटी मार्केट में जारी। आज सुबह देखा जाए तो ऑलमोस्ट अधिकतर नॉन एग्री कमोडिटीज आधे % की कमजोरी के साथ कर रही है। क्या कुछ हुआ है बीते हफ्ते इक्विटी और कमोडिटी मार्केट में, ये हफ्ता किस लिहाज से महत्वपूर्ण है, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीप मॉर्निंग। डाउ लगातार स्ट्रेंथ दिखा रहा है, नास्डैक का जिक्र आपने पिछले हफ्ते किया ही था, क्यों कमजोरी है। अब क्या होता दिखेगा गिवन द फैक्ट कि हफ्ते का आखिरी कारोबारी हफ्ता भी है और महत्वपूर्ण ट्रिगर्स भी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि फेड की पॉलिसी भी आने वाली है, तो उसी पर सबकी नजर बनी हुई है। आई थिंक इस हफ्ते का सबसे बड़ा इवेंट वही है। कल से 2 दिवसीय बैठक शुरू होगी, परसों यानी कि 26 तारीख को फेड की पॉलिसी आएगी। अब इस पॉलिसी में क्या होने वाला है ये तो सबको मालूम ही है। 99% जानकार मानकर ही चल रहे हैं कि इस पॉलिसी में तो 1/4 आपको दरें बढ़ती हुई दिखेंगी, 1/4% से। बट इसके बाद क्या होगा वो सब जानना चाहते हैं। बाजार तो इच्छा यही कर रहा है कि ये आखिरी बढ़ोतरी होगी। याद होगा कि पिछली पॉलिसी में जब इन्होंने पॉज किया था तभी बाजार ने मान लिया था कि ये आखिरी बढ़ोतरी होगी। उसके बाद कई सारा डेटा आया है, कई सारे कमेंट्री ऐसी आई जो कह रही कि नहीं, आगे और बढ़त आ सकती है। अब बाजार तैयार हो गया है इस एक और बढ़त के लिए, बट फिर बाजार चाहता है कि इसके बाद आप रेट्स ना बढ़ाएं। और दोनों तरफ के पक्ष में आपके पास आर्गुमेंट्स आ रहे हैं कि क्यों रेट्स बढ़ने चाहिए और क्यों रेट्स नहीं बढ़ने चाहिए। जो लोग मान रहे हैं कि रेट्स नहीं बढ़ने चाहिए वो कहते हैं कि 9.1% का आपका इन्फ्लेशन था पिछले साल जुलाई 2022 में, वहां से गिरकर अब जून का इन्फ्लेशन का डेटा आपका 3% आया। तो एक साल में आप 9% से 3% पर आ गए हैं। तो इससे ज्यादा आपको और कितना इन्फ्लेशन काबू में लाना है। बट उसके सामने फेड अड़ा हुआ है कि नहीं, 2% का हमारा महंगाई का टारगेट है और वो जब तक नहीं आता तब तक हम अपना अग्रेसिव स्टांस मेंटेन करेंगे। तो दोनों तरफ के वहां पर संकेत आ रहे हैं। हमने देखा है पिछले कुछ आर्थिक डेटा जो आए हैं, हमने हाईलाइट भी आपके लिए किया है। आर्थिक धीमेपन के तो यूएस में संकेत आपको डेफिनेटली आते हुए दिख रहे हैं, पर उसके सामने आप देख रहे हैं कि जो एक मंदी की चिंता थी वो सामने से चली गई है। तो अब फेड को ढूंढना पड़ेगा कि सॉफ्ट लैंडिंग आती है क्या, इसके लिए इतने रेट्स काफ़ी हैं या फिर और रेट्स बढ़ाने हैं, क्योंकि लेबर मार्केट अभी भी अमेरिका की स्ट्रांग बनी हुई है, रिटेल कंजम्पशन अभी भी अच्छा बना हुआ है। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं दोनों पक्ष में। जो जानना चाहते हैं, जो मानना चाहते हैं कि ये आखिरी रेट हाइक हो, उनके पास भी काफ़ी कन्विंसिंग आर्गूमेंट, और जो कहते हैं कि नहीं फेड आगे और रेट्स बढ़ा सकता है, उनके पास भी काफ़ी कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स हैं। 70% कंपनीज के नतीजे अब तक जो आए हैं वो अनुमान से बेहतर आए हैं। तो ये एक डेफिनेट चीज़ है। अभी तो अर्निंग सीजन चल रहा है, बट डेफिनेटली ये एक चीज़ है जिससे बाजार का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है डिस्पाइट ऑल द रेट हाइक्स। 10 साल की बॉन्ड यील्ड 3.85% के पास कायम है, तो ये भी इंडिकेट नहीं कर पा रही है कि आगे रेट्स बढ़ेंगे या नहीं। इस पॉलिसी में तो रेट्स बढ़ना ये सर्टेन है, इसके बाद क्या होगा इसी पर सबकी नजर है। तो कमेंट्री जो होगी चेयरमैन पावेल साहब की वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और कुछ अहम इवेंट्स जो इस हफ्ते के रहेंगे, फेड की तो पॉलिसी आ रही है, बट साथ ही आप ईसीबी यूरोपियन सेंट्रल बैंक की भी पॉलिसी देंगे। पिछले लगातार 8 पॉलिसी से यहां से रेट्स बढ़ते हुए दिखे हैं। बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी आएगी तो यहां से भी बाजार डायरेक्शन लेगा। डाउ की 40% कंपनीज और S&P 500 की 30% कंपनीज, यानी कि लगभग 150 S&P 500 कंपनीज के नतीजे इस हफ्ते आने वाले हैं। तो काफी बिजी हफ्ता रहने वाला है अर्निंग के लिहाज से। अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा जैसे दिग्गज कंपनीज के भी नतीजे आएंगे तो उसका भी बाजार के सेंटिमेंट पर असर पड़ते हुए दिखेगा। इसके साथ ही यूएस का पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा आने वाला है। ये भी काफी क्लोजली फेड ट्रैक करता है अपनी पॉलिसी के लिए, बट ये फेड पॉलिसी के बाद डेटा आएगा। बट एनीवे एक इंडिकेशन जरूर रहेगा बाजार के लिए। तो काफी कुछ होने वाला है इस हफ्ते बाजार में। पिछले हफ्ते जो हुआ, जैसे आप बता रही थी, हल्की ही बढ़त से, बट हाँ डाउ पर लगातार 10 दिनों से आप तेजी देख रहे हैं। हालांकि फ्राइडे को सिर्फ 2.5 पॉइंट ऊपर आपको डाउ बंद होते हुए दिखा। मिलीजुली सी चाल थी अमेरिकी बाजारों की, बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार था। सिर्फ और सिर्फ 150 अंक की रेंज में हमने डाउ पर कारोबार देखा, जहां पर 2.5 अंक की बढ़त दिखी। बट हाँ टुवर्ड्स द एंड थोड़ी मुनाफा वसूली आई है। दिन की ऊंचाई से करीब 115 अंक फिसल कर डाउ बंद होते हुए दिखा। बट नंदलेस 10 दिनों की तेजी है जो मार्च 2017 में आखिरी बार हमने होती हुई देखी थी। आईटी स्टॉक्स पर रखिए नजर, थोड़ी मुनाफा वसूली आपने वहां पर देखी है। थोड़ा रसल 2000 पे आपको नीचे आते हुए दिखा था।
वहां पर एक्शन रहेगा। ज्यादातर अर्निंग स्पेसिफिक फोकस ही रहा, कुछ ज्यादा बड़ा मूव आपको अमेरिकी बाजार में फ्राइडे को तो नहीं दिखी है। यूरोप में भी मिला जुला कारोबार रहा। डॉलर इंडेक्स पर रखिए नजर। इस डेटा से पहले थोड़ा डॉलर इंडेक्स मजबूत हो गया, करीब 2 हफ्ते की ऊंचाई पर है। कच्चे तेल में हम देख रहे हैं लगातार 4 हफ्तों से बढ़त का ट्रेंड आ रहा है। पिछले हफ्ते भी 2 से 2.5% की तेजी रही। IEA ने भी कहा है कि इस समय थोड़ा सप्लाई टाइट रह सकता है, जिसकी वजह से दामों को सहारा मिलते हुए दिखा है। बुलियन दायरे में है। नेचुरल गैस में आपने कई समय बाद वीकली बढ़त देखी है। बेस मेटल्स की सुस्ती जारी है। थोड़ा एग्री कमोडिटीज में एक्शन बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग हफ्ता है फेड पॉलिसी के लिहाज से, नतीजों के लिहाज से। देखते हैं बाजार क्या चाल चुनते हैं। ऑफ कोर्स महत्वपूर्ण हफ्ता है और देखना होगा कि इंटरनेशनल मार्केट के क्यूज के दम पर हमारे मार्केट्स को यहां पर कितना और सपोर्ट मिल पाता है। धन्यवाद दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते हैं कि बीते हफ्ते यानी शुक्रवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन किस प्रकार का देखने को मिला है। तो लगातार खरीदारी के बाद हमने शुक्रवार को कैश स्पेस में एफआईआईज की तरफ से बिकवाली हावी होते हुए देखिए 2000 करोड़ के आसपास की बिकवाली का फिगर निकला है। लेकिन घरेलू संस्थागत निवेशक इन्होंने की है कुछ खरीदारी। ऑलमोस्ट 1300 करोड़ के आसपास की खरीद यहां पर रजिस्टर होती हुई दिखाई दी है। अब जिस प्रकार के ग्लोबल संकेत हैं और जिस प्रकार का महत्वपूर्ण हफ्ता है ये, गिवन द फैक्ट की फेड की बैठक है, उन सब के बीच हमारे मार्केट्स में आज क्या रणनीति अपनानी है, सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, जिस तरह का क्यूज हमें एशियन मार्केट से मिल रहे हैं या बीते हफ्ते जैसे भी इंटरनेशनल मार्केट्स का प्रदर्शन रहा है, हमें आज क्या तैयारी करनी है और कहां सतर्कता बरतनी है सर? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, संकेत मिले जुले और थोड़े से कमजोरी की तरफ ज्यादा है। वैसे तो ग्लोबल मार्केट में दिक्कत वाली बात है नहीं। अमेरिका में लगातार तेजी होती हुई दिख रही है और 10 दिन से लगातार अमेरिकी बाजार मजबूती के साथ ही बंद होते दिख रहे हैं। भले ही रेंज थोड़ी छोटी होती दिख रही है और गेंस थोड़े कुछ छोटे आ रहे हैं, लेकिन है तो हरे निशान में। तो डाउ से कोई संकेत बुरे नहीं है, लेकिन बाकी संकेतों में अगर आप देखें तो हमारे बाजारों के लिहाज से बड़े दिनों बाद एफआई की तरफ से बिकवाली का प्रेशर आया और शुक्रवार के सेशन में एक थोड़ी अच्छी खासी मुनाफा वसूली भी ऊपरी स्तरों से होती हुई दिखी है। तो थोड़ा सा मूड जो इतनी एकदम एक तरफा तेजी का था, उस पर थोड़ा ब्रेक तो लगा है। और उस ब्रेक लगने के साथ साथ ही वीकेंड पर जो नतीजा है, बैंकिंग रिजल्ट लगभग सारे अच्छे हैं, लेकिन काफी हद तक प्राइस इन है। और बाकी दिग्गजों में रिलायंस वगैरह के जो नंबर्स हैं वो ऐसा नहीं कि जो बाजार में जोश बढ़ सके। तो थोड़ा और दबाव रह सकता है हल्का फुल्का, और थोड़ा सा बाजार एक आध दिन का और करेक्शन दिखा सकता है। तो मेरे ख्याल से नीचे की तरफ अब जो सपोर्ट है इमीडिएटली वो थोड़ा सा दूर है। एक बार 19,700 जो शुक्रवार का लो है उसके नीचे ट्रेड करना शुरू किया तो सीधा जो बढ़िया सपोर्ट आपको नजर आता है वो 19,500 से 19,565 की रेंज है, जहां पर आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। ऊपरी स्तरों पर 19,815 से लेकर 19,875 ये वो रेंज है जहां पर हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आपको आती हुई नजर आ सकती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 46,000 के ऊपर हम बंद हुए हैं। 46,000 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करते हैं तो फिर जो बड़ा सपोर्ट है वो 45,550 से 45,700 की रेंज में है, और ऊपरी स्तरों पर 46,250 से 46,375 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी भी कर सकता है। तो बैंक निफ्टी उतना खराब नहीं दिख रहा, नंबर्स भी ठीक है, ICICI के रिजल्ट बढ़िया है, लेकिन निफ्टी पर थोड़ा सा दबाव रह सकता है। दिग्गजों में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। जी, पॉइंट टेकन सर, धन्यवाद हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि क्या आज उम्मीद लगाकर चले। तो क्लियरली दायरे का ट्रेड दिखेगा, थोड़ा प्रेशर यहां पर रह सकता है। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा सपोर्टिव दिखाई दे रहा है। निफ्टी में 19,500 से 565 सर ने बताया कि ये सपोर्ट रेंज होगी। अपर बैंड 19,815 से 875 तक स्ट्रेच होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई देगी। बैंक निफ्टी 45,550 से 700 ये सहारा देने वाली बैंड होगी, और अपर बैंड है वो 46,375 तक स्ट्रेच होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नतीजों के दम पर आज बैंक निफ्टी है वो कुछ बेहतर तरीके से पॉइज्ड है, प्लेस्ड है रादर, ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में एक्शन दिखेगा, कौन कौन से नंबर्स निकल कर आ चुके हैं। पूरी एनालिसिस और डिटेल लेकर अरमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान मॉर्निंग, पहले तो बहुत महत्वपूर्ण नंबर्स निकल कर आए हैं ओवर द वीकेंड, कौन से रहे हैं, कैसे रहे हैं? जी गुड मॉर्निंग। कई सारे नतीजे आते हुए दिखे हैं, जिसमें दिग्गज अगर सबसे पहले बात करें तो रिलायंस की, यहाँ पर अगर आपको नतीजे देखें ओवरऑल मिक्स दिख रहे हैं। ऑपरेशनली नतीजे बढ़िया हैं, पर मुनाफे में अगर जो अनुमान था उससे मिस आता हुआ दिखा है। आय लगभग 2.5% के आसपास गिरकर आती हुई दिखी है।
कामकाजी मुनाफा भी लगभग 0.7% के आसपास गिर कर आया है। मार्जिन जो हैं वो 18% से बढ़कर 18.3% पर आते हुए दिखे हैं, जो कि अनुमान था 17.1% का। जियो प्लेटफॉर्म की स्पेसिफिकली बात करें तो वहाँ पर मार्जिन जो हैं वहाँ पर थोड़े से अगर आप देखें इंप्रूव हुए, लगभग फ्लैट ही रहे हैं, 50.1% से बढ़कर 50.2% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और ऑयल एंड गैस स्पेस की बात करें तो वहाँ पर जो है उनके मार्जिन इंप्रूव होते हुए दिखे हैं, 83.4% से बढ़कर 86.7% पर आते हुए दिखे हैं। आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर अनुमान से बेहतर नतीजे दिख रहे हैं। एनआई लगभग 38% बढ़कर आई है, मुनाफे में भी लगभग आपको 40% के आसपास का उछाल दिखेगा। एनएनपीए देखिए वहाँ पर भी आपको थोड़ी कटौती, अगर देखिए फ्लैट रहे हैं 0.48% थे और इस बार भी जो आते हुए दिखे हैं 0.48%। कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पर जो अनुमान था उससे बेहतर नतीजे हैं। एनआई लगभग 33% बढ़कर आई है, मुनाफा देखेंगे 67% के आसपास बढ़कर आया है। और अगर आप बात करें एडवांसेस की, वहाँ पर भी 19% के आसपास का उछाल दिखेगा आपको। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पर अगर आप देखें आपको मिक्स सेट ऑफ नतीजे दिख रहे हैं। एनआई मुनाफा तो आपको बढ़िया दिख रहा है, पर एनपीए या फिर निम्स करें वहाँ पर आपको थोड़ी कमजोरी आती हुई दिखी है। एनआई लगभग 28% बढ़कर आए हैं, मुनाफे में देखेंगे लगभग 44% के आसपास की ग्रोथ दिखी है, पर एनएनपीए जो है वो बढ़कर आते हुए दिखे हैं, 0.48% से बढ़कर 0.42% से बढ़कर 0.55% पर आते हुए दिखे हैं। आरबीएल बैंक नतीजे आपको बढ़िया दिख रहे हैं। एनआई लगभग 21% बढ़कर आई है, आपको एनएनपी अगर आप देखेंगे वहाँ पर 1.1% से गिरकर 1% के आसपास आते हुए दिखे हैं और मुनाफे में भी लगभग 43% के आसपास की आपको ग्रोथ दिखेगी। डीएलएफ मुनाफे को अगर आप छोड़ दें तो जो अनुमान था उससे थोड़े कमज़ोर नतीजे आपके कंपैरेटिवली कमज़ोरी नतीजे आते हुए दिखे हैं अनुमान के मुताबिक। आय में लगभग आपको 1.3% की गिरावट है, हालांकि जो अनुमान था आय का वो 1704 करोड़ का था, जो आती हुई दिखी है वो अगर आप देखें 1423 करोड़ पर आती हुई दिखी है। मार्जिन 28.7% से गिरकर लगभग 28% के आसपास 27.9% के आसपास जो है आते हुए दिखे हैं। वेदांता यहाँ पर ऑपरेशनली अगर आप देखें तो नतीजे जो हैं वो अनुमान से कमज़ोर हैं। आय लगभग 13% गिरकर आई है, मार्जिन जो है वो 26.4% से गिरकर 19% पर आते हुए दिखे। अनुमान गिरने का ही था, पर अनुमान जो था वो 22% का था, उसके मुकाबले अगर आप देखें 19% पर जो है वो आते हुए दिखे हैं। और अंत में आईजीएल की बात करें तो जो अनुमान था उससे बेहतर नतीजे हैं। आय लगभग अगर आप देखें 7.6% गिरकर आई है, जो कि अनुमान के आसपास ही आय आती हुई दिखी है। मार्जिन्स में अगर आप देखें तो 12.6% से बढ़कर 18.9% के आसपास आते हुए दिखे, जो कि अनुमान अगर आप बात करें तो वो 17.3% का था, तो उस हिसाब से आपको मार्जिन्स में आपको इंप्रूवमेंट दिख रहा है। और मुनाफे अगर आप बात करें तो लगभग 33% के आसपास की आपको ग्रोथ दिखेगी। ओके चलिए, तो ये वो नंबर्स हैं जो ओवर द वीकेंड आए हैं और उसके एनालिसिस रख दिया अरमान ने सामने। अरमान ये बताइए आज कौन से नंबर्स आएंगे, ट्रिगर्स कौन से महत्वपूर्ण है और खबरों के दम पर भी तो एक्शन होगा? बिल्कुल, आज नतीजों में निफ्टी में टाटा स्टील के नतीजे हैं, एफएनओ में एचडीएफसी एएमसी, टीवीएस मोटर्स, कैनरा बैंक, एसआरएफ के नतीजे आते हुए दिखेंगे। फेडरल बैंक पर ध्यान रखिए क्योंकि बोर्ड बैठक में क्यूआईपी के इशू प्राइस पर विचार है। और उसके बाद बात करें तो ईएसएम फ्रेमवर्क में बदलाव जो होंगे, स्टेज 2 वाली कंपनियों के सभी ट्रेडिंग डे में जो ट्रेडिंग की इजाज़त, सर्विस चार्जेस, और उसी के साथ साथ अब बात करें तो सर्विस चार्ज पर दिल्ली हाई कोर्ट जो है अगली सुनवाई है। और सेबी की जो चेयरपर्सन है माधवीपुरी बुज्जी जो है वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। खबरों के हिसाब से बॉम्बे वर्मा और एयरलाइन स्टॉक्स पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि डीजीसीए ने गो फर्स्ट के फिर से उड़ान भरने के प्रस्ताव को देखो स्वीकार करते हुए दिखे हैं और ऑडिट के बाद रेगुलेटर का जो है ये फैसला आता हुआ दिखा है। एमसीएक्स यहाँ पर अगर आप बात करें जी बिजनेस की खबर का बड़ा असर यहाँ पर होता हुआ दिखा है। एमसीएक्स पर अक्टूबर क्रूड का जो है ऑप्शन लॉन्च हुआ है, 24 जुलाई से शुरू होगा कारोबार। अगर आप देखें 20 जुलाई को तय वक्त पर लॉन्च नहीं हो पाया था ये कॉन्ट्रैक्ट। आईआरबी इंफ्रा, यहाँ पर आईआरबी इंफ्रा ट्रस्ट राइट इश्यू के जरिए लगभग 2860 करोड़ तक जुटाएगी। एसजीवीएन यहाँ पर 21 जुलाई को कंपनी की जो सब्सिडरी है उनको अगर आप देखें तो पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से एलओआई मिला है। लगभग अगर आप देखें 1200 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए जो है एलओआई मिलता हुआ दिखा है। बायोकॉन लिमिटेड, यहाँ पर अगर आप देखें बायोकॉन बायोलॉजिक्स की फैसिलिटी में यूएसएफडीए की जांच पूरी हुई है। उसमें अगर आप देखें फॉर्म 483 में ड्रग सब्सटेंस, ड्रग प्रोडक्ट्स यूनिट्स और क्वालिटी कंट्रोल से जुड़े 6 ऑब्जर्वेशंस और उसी के साथ साथ डिलीवरी डिवाइसेस यूनिट से 2 ऑब्जर्वेशन जो है जारी किए गए। हालांकि अगर आप देखें ऑब्जर्वेशंस प्राथमिक तौर पर अगर आप देखें ऑपरेशनल प्रोसीजर से रिलेटेड हैं और कंपनी जो है उसमें अगर आप देखें जो प्राइवेट जो करेक्टिव एक्शंस है और प्रिवेंटिव एक्शंस प्लान जो है ऑलरेडी वो अगर यूएसएफडीए को जमा करेगी। और बिंदु फार्मा, यहाँ पर यूएसएफडीए ने तेलंगाना के इनके फॉर्मेशन एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 3 की जांच की है और उसमें अगर आप देखें फॉर्म 483 के साथ 3 आपत्तियां जारी की गई है। हालांकि जो 3 आपत्तियां हैं वो ऑपरेशनल प्रोसीजरल है। ल्यूपिन लिमिटेड,
यहाँ पर यूएस एफडीए ने अगर आप देखें 2 दवाएं हैं उनके टैबलेट्स को टेंटेटिव मंजूरी देते हुए दिखे हैं और दवा का जो भारत में अगर आप देखें नागपुर फैसिलिटी में उनको बनाया जाएगा। प्रमोटर्स और फंड एक्शन की बात करें तो स्टार हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर प्रमोटर निर्मल कुमार जैन लगभग 2.67 लाख शेयर्स जो है उन्होंने बेचे 0.35%। और उसी के साथ साथ मेट्रो मनी की बात करें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने कई स्कीम के तहत कंपनी में हिस्सा घटाया है, लगभग अगर आप देखें 2% के आसपास हिस्सेदारी घटाते दिखे हैं। रेलटेल कॉप यहाँ पर अगर आप करें बल्ड डील्स में क्वेंट म्यूचुअल फंड ने लगभग 23 लाख 0.72% जो शेयर्स खरीदे हैं। और बात करें बंधन बैंक की जहाँ पर पीएनबी परिवार ने लगभग 88.9 लाख शेयर्स जो हैं 221 के भाव पर खरीदे हैं। चलिए, तो ये वो नंबर्स हैं जो आज एक्सपेक्टेड हैं मार्केट के दौरान, मार्केट के ट्रेडिंग सेशन के बाद, और साथ ही ऑफ कोर्स खबरों के दम पर इन चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन और होगा कमाई का मौका। धन्यवाद अरमान पूरी डिटेल के लिए। आइए अब जान लेते हैं कि बाजार पर एक्सपर्ट्स की क्या राय बन रही है, कौन से स्टॉक सेक्टर्स पर है उनकी नजर। इन सब पर डिटेल में बात करने के लिए सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश जी, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। हमने ब्रॉडर मार्केट्स में तो देखा कुछ अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी, लेकिन अब जरा ये बताइए जो नंबर्स आ रहे, कुछ बड़े महत्वपूर्ण नंबर्स आए हैं। रिलायंस मिक्स सेट ऑफ नंबर्स रहे हैं, प्रॉफिट पर हमने एक मिस आता हुआ देखा है, तो रिलायंस से आज क्या एक्सपेक्टेड है, चार्ट्स में क्या रणनीति अपनाएं? वेरी गुड मॉर्निंग टू नेहा जी। बिल्कुल देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज इनफैक्ट अगर हम पिछले कुछ एक ट्रेडिंग सेशन से देखें तो ऊपरी स्तरों से हमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिल रही है और स्ट्रक्चर ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे थोड़ी और डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकती है। एक तरफा रैली ऑन द बैक ऑफ दी मर्जर की न्यूज के चलते हमें देखने को मिली थी। अब यहाँ पे अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 2450 तक का लेवल रिलायंस इंडस्ट्रीज लोअर साइड में टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे अगर कोई अच्छी खासी करेक्शन मिलती है, 2400 के नीचे अगर मिलता है रिलायंस, तभी फ्रेश खरीदारी करें। एक मोमेंटम पे ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है, तो यहाँ पे ऊपरी स्तरों पर अवॉइड करें खरीदारी करना। एक गिरावट हो जाए उसके बाद फ्रेश खरीदारी करके चल सकते हैं। फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव 2600 तक के लेवल हमें गोइंग फॉरवर्ड देखने को मिल सकते हैं और 2350-2300 की आसपास का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 2400 के नीचे मिलता है तो खरीदारी करने की सलाह होगी। ओके, यानी कि आज जब खुले तब 2400 के नीचे मिले तभी यहाँ पर एंट्री बनती है और ऐसी स्थिति में 2600 का रहेगा टारगेट। अच्छा, बैंक्स का प्रदर्शन, जितने भी बैंक्स के नंबर्स आए हैं बेहतरीन रहे, फिर चाहे वो आईसीआईसीआई हो, कोटक हो, आरबीएल हैज गिवन सम गुड रिजल्ट्स। तो जरा बताइए कि इन तीनों बैंक्स में आज क्या सलाह होगी? देखिए, आरबीएल बैंक नो डाउट बहुत ही शानदार प्रदर्शन इसने स्टॉक्स ने दिखाया है। पिछले एक महीने में एक काफी अच्छा रनअप हम यहाँ पे देख चुके हैं। स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। 221 के आसपास की क्लोजिंग देखने को मिली थी। 230-235 तक की अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट निकल के आ रहा है 212 के आसपास का। तो 212 के स्टॉप लॉस से कोई भी गिरावट हो तो यहाँ पे खरीदारी करके चलें। 230-235 तक के लेवल्स ऊपरी स्तर पर देखने को मिल सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक एक वन ऑफ द बेस्ट काउंटर टेक्निकल पैरामीटर पे देखें तो यहाँ पे प्रदर्शन देखने को मिला है। 1000 के लेवल्स और ऑल टाइम हाई इस पर्टिकुलर काउंटर ने फ्राइडे के सेशन में दिखाए थे। स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। 1050 तक की अपसाइड के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, बट जो नंबर्स थे वो कहीं ना कहीं प्राइस में डिस्काउंट होते हुए नजर आए तो हो सकता है कि यहाँ पे हमें उस प्रकार का एक्शन, प्राइस एक्शन देखने को ना मिले, बट कोई भी डिक्लाइन मिले तो एक बेस्ट काउंटर है फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस जिसे पोर्टफोलियो में ऐड करके चलना चाहिए। गोइंग फॉरवर्ड 1050-1100 तक के लेवल हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा 970 के आसपास का। ऑलराइट, इसके साथ ही आईजीएल बहुत जबरदस्त प्रदर्शन यहाँ पर भी, इनफैक्ट बेटर देन एस्टिमेट से, हमारे अनुमान से बेहतर प्रदर्शन आईजीएल में भी देखने को मिला है। तो ये स्पेस लगातार रेडार पर रहा है, कुछ अच्छा प्रदर्शन हमने गैस स्पेस में बनता हुआ देखा, सिटी डिस्ट्रीब्यूशन गैस में। तो क्या सलाह होगी चार्ट्स पे? ऑयल एंड गैस स्पेस चार्ट पे थोड़ा सा बेटर प्लेस नजर आता है। एमजीएल, आईजीएल दोनों ही काउंटर अच्छे लगते हैं, बट कंपैरेटिवली आईजीएल थोड़ा बेटर प्लेस है और यहाँ पे एक ग्रेजुअल अपमूव हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। कोई फायरवर्क्स यहाँ पे चार्ट पे इमीडिएट बेसिस पे शायद देखने को ना मिले, बट अगेन एक शॉर्ट टर्म बेट प्ले आउट की जा सकती है। यहाँ पे ऊपरी स्तरों पर 510 तक की अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। 483, 482 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना होगा। ऑलराइट, अच्छा मुझे ये बताइए कि आपको इस मार्केट में आज क्या पसंद आ रहा है, आपकी बेस्ट स्ट्रैटेजीज कहां से आएंगी? बिल्कुल देखिए, एक खरीदारी का सबसे पहले काउंटर है वो है कोरोमंडल इंटरनेशनल। काफी अच्छे बिल्डअप लॉन्ग साइड में हमें देखने को मिले थे फ्राइडे के सेशन में। टेक्निकल ब्रेकआउट भी यहाँ पे आता हुआ नजर आया था। 980 के आसपास की क्लोजिंग देखने को मिली थी। ऊपरी स्तरों पर
1000 और 1020 तक की अपसाइड हमें कोरोमंडल इंटरनेशनल में देखने को मिल सकती है और स्टॉप लॉस अपना होगा 965 का। तो 965 के स्टॉप लॉस है 1000 1020 के टारगेट के लिए इसे खरीद के चल सकते हैं। वहीं देखिए इसके साथ साथ एक बिकवाली का ट्रेड भी हमारे रडार पे आया है, वो है वोल्टास ने। लगातार इस पर्टिकुलर काउंटर ने काफी खराब प्रदर्शन दिया है, नंबर्स भी लगातार यहाँ पे खराब आते हुए नजर आए थे पिछले कुछ क्वार्टर्स में और टेक्निकली लोअर टॉप एंड लोअर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, तो इसे बिकवाली करने की सलाह होगी। 765 की स्पॉट में क्लोजिंग देखने को मिली थी, 780 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। निचले स्तर पर 745 740 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं लोअर साइड में, तो यहाँ पे थोड़ा सा वीक ये काउंटर नजर आ रहा है। और एक और खरीदारी का काउंटर है वो है आईडीएफसी लिमिटेड में। आईडीएफसी लिमिटेड लगातार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी लिमिटेड ने आउट परफॉर्म किया है, हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, तो आईडीएफसी लिमिटेड में लॉन्ग करने की सलाह होगी। ऊपरी स्तर पर 116 तक के टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं एंड 111 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना होगा। वेरी वेल, धन्यवाद नीलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ कहाँ कमाई के मौके। कोरोमंडल इंटरनेशनल, आईडीएफसी लिमिटेड दोनों में करनी है खरीदारी। कोरोमंडल इंटरनेशनल 1020 तक के टारगेट के लिए करे खरीदारी, 116 के टारगेट के लिए आईडीएफसी लिमिटेड पर रखें फोकस। वोल्टास फ्यूचर्स हालांकि सेल करने की सलाह है, 780 का स्टॉप लॉस, 740 740 तक का डाउनसाइड टारगेट दिखाई दे रहा है। आइए अब जान लेते हैं कमोडिटी बाजार पर आपको कहाँ नजर रखनी है। मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के अमित सजेजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। कच्चे तेल से करेंगे शुरुआत। बहुत ही बेहतरीन हफ्ता साबित हुआ है लास्ट वीक, लगातार 4 हफ्तों से स्ट्रेंथ है घरेलू बाजार में, हमने 6300 के पास बंद होते हुए देखा है, अब क्या करें? जी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली देखिए जो रशिया और सऊदी के जो कट्स हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ग्राउंड पे अभी इम्पैक्ट डाल रहे हैं, जहां पर सप्लाई में थोड़ी सी कमी आनी शुरू हुई है, जिसका असर हमें प्राइस पे देखने मिला है। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म बेसिस ये ट्रेंड जारी रहेगा। हल्की सी गिरावट पे बाइंग की सलाह होगी 6250 6260 के आसपास। अपसाइड में मेरा मानना है कि लगभग 6420 तक के लक्ष्य लिए जा सकते हैं और इस ट्रेड के लिए 6180 के नीचे के स्टॉप होना जरूरी है। मेटल्स पे कहाँ फोकस किया जाए, क्योंकि एक लेड को छोड़कर सारे मेटल्स में गिरावट ही हाथ लगी है साप्ताहिक आधार पर भी देखें तो? जी देखिए, फिलहाल एल्यूमिनियम वीकेस्ट बेस मेटल है। ऐसा लगता है कि जब तक 198 199 के नीचे है तब तक सेलम रैलीज की ही रणनीति अपनानी चाहिए। डाउनसाइड में करीबन 193 तक के लक्ष्य देखने मिलेंगे, तो मैं एल्यूमिनियम में सेलम राइस रिकमेंड करूंगा। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा? यहाँ पर 199 का स्टॉप होगा और इनिशिएशन प्राइस अराउंड 196.5 पे बिकवाली इनिशिएट कर सकते हैं। और साथ ही मुझे बताइए सोने चांदी में क्या किया जाए, ये हफ्ता महत्वपूर्ण है और कंसेंसस यही है कि एक और रेट हाइक दिखेगी हमें। जी देखिए, काफी हद तक डिस्काउंटेड है कि रेट हाइक होना है और इसका असर हमें पिछले कुछ सेशंस में गोल्ड और सिल्वर पे दिखा है, जहाँ पे ऊपरी स्तरों पे बिकवाली हावी हुई है। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म बेसिस ये जारी रहेगी। मैं गोल्ड में करीबन 59,400 पे बिकवाली की सलाह देना चाहूंगा, 59,600 के स्टॉप लॉस के साथ, और डाउन साइड में 59,050 का लक्ष्य होगा। वहीं पर चांदी में भी शॉर्ट टर्म बेसिस 75,200 पे बिकवाली कर सकते हैं, 75,600 के स्टॉप के साथ में, और डाउन साइड में करीबन 74,400 तक का लक्ष्य होगा। 74,200, ओके। चलिए, धन्यवाद बहुत आपका अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी स्पेस में कहाँ कहाँ है कमाई के मौके। एल्यूमिनियम सेल करके चलना है और गोल्ड सिल्वर में भी ऊपरी स्तरों पर बिकवाली के ही मौके आपको तलाशने हैं। प्रेशर मेटल स्पेस में जारी रहेगा। आइए अब बढ़ते हैं आगे एफआईआर यानी एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ। तो विदेशी ब्रोकरेजेस की किन शेयरों सेक्टर्स पर है नजर, अरमान के पास है पूरी डिटेल्स। अरमान बताइए। जी कई सारी रिपोर्ट्स आती हुई दिखी है, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें तो मॉर्गन स्टैनली की रिलायंस इंडस्ट्रीज पर है। ओवरवेट जो है वो मेंटेन कर रहे हैं, पर टारगेट वो घटा रहे हैं, 3,210 से घटाकर 3,000 का कर रहे हैं। जेपी मॉर्गन की ही रिलायंस इंडस्ट्रीज पर रिपोर्ट है, मेंटेन कर रहे हैं ओवरवेट को। टारगेट जो है वो यहाँ पर वो थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, 2696, थोड़ा सा नहीं कंपेरेटिवली ज्यादा बढ़ा रहे हैं, 2696 से बढ़ाकर लगभग 3040 का कर रहे हैं। हालांकि मौजूदा भाव अगर आप देखेंगे तो 2539 का है। मॉर्गन स्टैनली की आईसीआईसीआई बैंक पर रिपोर्ट है, मेंटेन कर रहे हैं
ओवरवेट को, और टारगेट वो यहाँ पर बढ़ा रहे हैं 1275 से बढ़ाकर 1350 का कर रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली की ही कोटक बैंक पर रिपोर्ट है, मेंटेन कर रहे हैं इक्वल वेट को, और टारगेट वो यहाँ पर भी थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, 2235 से बढ़ाकर 2250 का टारगेट कर रहे हैं। जेफरीज की JSW स्टील पर रिपोर्ट है, अंडर परफॉर्म जो है वो मेंटेन कर रहे हैं, पर टारगेट बढ़ा रहे हैं, 510 से बढ़ाकर वो जो टारगेट कर रहे हैं वो 580 का टारगेट कर रहे हैं। JP मॉर्गन की अल्ट्राटेक सीमेंट पर रिपोर्ट है, न्यूट्रल का जो स्टैंस है वो मेंटेन कर रहे हैं और टारगेट बढ़ा रहे हैं। टारगेट अगर आप देखें 7020 से बढ़ाकर 7355 का जो है वो टारगेट कर रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर आप बात करें JP मॉर्गन के HDFC लाइफ इंश्योरेंस पर रिपोर्ट है, मेंटेन कर रहे हैं ओवरवेट को, और टारगेट यहां पर भी अच्छा खासा बढ़ा रहे हैं, 610 से बढ़ाकर 780 का टारगेट कर रहे हैं, और मौजूदा भाव अगर आप देखेंगे तो 647 के आसपास का है। और अंत में अगर आप बात करें सिटी की वेदांता पर रिपोर्ट है, डबल डाउनग्रेड कर रहे हैं न्यूट्रल से सेल पर, और टारगेट जो है वो भी घटा रहे हैं, 240 से घटाकर 225 का कर रहे हैं। वेरी वेल, चलिए तो ये वो स्टॉक्स हैं जिन पर आपको रखनी है नजर। धन्यवाद अरमान पूरी डिटेल के लिए।